डॉक्टर साहब, किस तरीके से आप मामला देख रहे हैं, कैसे आप हालात का एनालिसिस करेंगे एक ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं अमरीकी सदर हजीमत का शिकार भी हैं, लेकिन साथ ही साथ जंग जीतने के दावे वो रोज़ाना कर रहे होते हैं, क्यूबा पर हमले की धमकियां भी दे रहे हैं, ईरान के हवाले से भी वो यही कह रहे होते हैं कि जी हम तकरीबन जंग जीत चुके हैं, अब मज़ीद अहदाफ हमने हासिल करने हैं। लेकिन समझ नहीं आ रही उन्होंने निकलना किस तरीके से है, या वो निकलना भी चाहते हैं, इसको भी देखिएगा। दूसरा, ये जो अली लारिजानी के हवाले से कहा जा रहा है कि उनके हवाले से रिपोर्ट्स आज ये भी आ रही हैं कि वो पता नहीं ज़िंदा है या नहीं, जो इजरायली स्ट्राइक में, लेकिन उन्होंने एक ख़त मुस्लिम ममालिक को इससे पहले लिखा और उसमें शिकवा किया। क्या जवाब मुमकिन तौर पर आप समझते हैं, क्योंकि अब तक जो सारा सिनेरियो बना है, आ सकता है? जी हाँ, मधु करने का शुक्रिया। देखें, ये जो सूरत हाल चल रही है, कोई भी ताकतवर मुल्क या ताकतवर ग्रुप या ताकतवर कुब्बा वो अपनी ताकत को इतनी आसानी से अपनी मुट्ठी से निकलने नहीं देना चाहता। अमेरिका की भी कोई ऐसी सूरत हाल है, क्योंकि अमेरिका दुनिया की, ये तो हकीकत है ना, कि सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत है। जहां तक उसकी हजीमत का ताल्लुक है, वो उसकी पॉलिटिकल हजीमत है। जहां तक उसकी अस्करी कुव्वत का ताल्लुक है, वो अपनी जगह पर कायम है। और अभी आता हूं मैं उस पर कि ईरान ने क्या उनके साथ किया है। तो लेकिन इस हकीकत को अगर जहन में रखा जाए, और ये भी इस हकीकत को भी जहन में रखा जाए कि नेतन्याहू पिछले कोई 4 दिहाइयों से इस मुस्तरब थे कि किसी तरह अमेरिका को खींच के लेके आए इस लड़ाई में, और मुख्तलिफ सदूर के साथ वो कोशिश करते रहे और इजरायली लॉबी कोशिश करती रही। लेकिन बकौल हिलरी क्लिंटन के somebody has gotten into the thin skin of डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए वो ये डिसीजन इजराइल के कहने पे उन्होंने ले लिया। या ये कोई 3 साल पहले उन्होंने कहा था कि इस किस्म के डिसीजन लेंगे वो, जो कि आज बात साबित हो गई कि जिस तरीके से फरवरी 11 से लेके सख्त लॉबिंग शुरू हो गई थी और नेतन्याहू के कुछ 6 चक्कर लग गए थे 1 साल में, तो उसके बाद ये अंदाजा हो रहा था कि कितना उनकी जो वो 8 आदमियों का एक ग्रुप है, एक किचन कैबिनेट के साथ साथ कैबिनेट भी है व्हाइट हाउस में, वो बजाय स्टेट डिपार्टमेंट के व्हाइट हाउस के फैसलों को व्हाइट हाउस की तरफ से फैसले किए गए, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल एडवाइस उसमें बहुत कम शामिल थी, जैसे कि पेंटागन हो गया या स्टेट डिपार्टमेंट। लिहाजा इस किस्म की जो आप अजीमत की बात कर रहे हैं, इस किस्म की मखमसे में फंस गए अब डोनाल्ड ट्रंप, कि जहां उनके अपने ही एलाइज 7 को उन्होंने कल दरख्वास्त की, 7 ने बिल्कुल अपने डिक्लाइन किया। वो समझ रहे थे कि जापान का 90% एनर्जी यहाँ से जाता है इस इलाके से, तो जापान शायद सबसे पहले अपना जो भी उसके पास ने भी, हालांकि सबसे बड़ी बहरी बेड़ा तो अमेरिका के पास है। वो चाहते हैं कि दूसरों को जंग में झोंक के ले आए साथ में, ताकि उन पे से कुछ थोड़ा सा बाहर काम हो, पहली चीज। दूसरी, आपने क्यूबा की बात की, एक हेजमोनिक स्टाइल है यूनाइटेड स्टेट्स का शुरू से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो खुलकर सामने आ गया है। तो उस हेजमोनिक स्टाइल में ये बातें हो रही, जो खतरनाक पहलू है, जिसका कि मैं अपने आर्टिकल में जो गूगल पे मौजूद है आपके नाजरीन के लिए, जो जिसमें मैंने जिक्र किया था कि न्यूक्लियर इस्तेमाल हो सकता है इसमें। ये बड़ी रिलेटेंटली मैं बात कर रहा हूँ, और मैंने 9 तारीख को भी जो लिखा अपना एक पूरा आर्टिकल, उसमें भी बड़ा रिलेक्टेंटली मैंने ये बात की थी। लेकिन अब क्योंकि हर जगह ये जुबान ज़द आम बात हो गई है, जेफरी सैचमैन ने भी ये बात की है, बाकी बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बात कर दी है, तो मैं हवाला दे रहा हूँ उस आर्टिकल का जो 9 मार्च को मैंने लिखा। और फिर उसमें क्या है कि जो सैमसन ऑप्शन ऑफ इजराइल है, वो ये है कि जब हम किसी को प्रेशर सबसे ज्यादा हो जाए, तो फिर हम न्यूक्लियर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस तरीके से ये हॉरिजेंटल ताकत का मुजाहरा किया है ईरान ने, जिस तरीके से यके बाद दीगरे 200 से ज्यादा बिल्डिंगें, हालांकि बहुत सख्त सेंसर है इजराइल में, वहां से पिक्चर भी कोई नहीं आती है उनकी फौज के इजाजत के बगैर, IDF के इजाजत के बगैर, लेकिन फिर भी जो चीजें लीक हुई हैं उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इजराइल में पहली दफा हुआ है। तो उस लिहाज से इजराइल, और दूसरा जो हजीमत का लफ्ज़ और अभी डॉक्टर साहब नेतन्याहू के भी अलाइव होने के हवाले से काफ़ी शकूक व शुबहात है, क्योंकि जो वो वीडियो जारी कर रहे हैं उस पर कई सवालात, क्योंकि जो AI के हवाले से कहा जा रहा है कि AI जनरेटेड हैं, और कुछ ऐसे आपने भी देखे होंगे जिसमें काफ़ी ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि ये शायद AI जनरेटेड ही है। शकूक व शुबहात तो हैं। उसकी वजह है
कि यकीनन अगर हलाक नहीं तो जख्मी तो नेतन्याहू हुआ है, क्योंकि वो अपने इसमें डिफेंस की जो कैबिनेट मीटिंग है, सिक्योरिटी मीटिंग है, उसमें भी नहीं आ रहे, किसी मीटिंग में भी मैं नहीं एक दो सवाल बहुत कम होता है, मैं भी आपसे पूछ लूँ, आपकी बहुत अहमियत है माशाल्लाह इस इशू के, आप बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने कवर किया। एक तो जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की जिस पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब मारने के लिए बात, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद वो हिरोशिमा वाले नागासाकी वाले नहीं होंगे, ये टैक्टिकल न्यूक्लियर आर्म्स छोटे होते हैं, टैक्टिकल वेपन मैंने लिखा जाता है अमेरिका और पाकिस्तान के पास। अच्छा, टैक्टिकल का ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो जिस तरीके से नेटो यूरोपियन यूनियन से सबसे नाराज़ हो के और उनको सुना रहे हैं ट्रंप साहब, अब वो चाइना और रशिया की तरफ देख रहे हैं कि वो एक तो अबनाए हुर्मुज़ को खुलवाएं और वो जंग बंद किस तरह होगी नहीं होगी, एक उनकी मदद चाह रहे हैं। आपके ख्याल में वो जिनको रात दिन वो कहते हैं कि जी दोनों हमारे दुश्मन हैं, उनके पास जाने का क्या मतलब है सियासी तौर पे? और दूसरा डॉक्टर साहब, आज न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी डेफिनेटली आपके सामने से गुजरी होगी नज़रों से, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस अमेरिका बिकमिंग अ रोग स्टेट। अभी देखें, रोग स्टेट का तो मतलब है कोई कानून, कोई इंटरनेशनल लॉ, कोई तहजीब और कोई रवायत, कोई जनेवा कन्वेंशन, कोई यूएन, कुछ भी नहीं। तो आपको ये दोनों चीज़ों पे अगर तबसरा करें, एक तो चाइना वाला विजिट कैंसिल हो रहा है जो अगले महीने होगा, और दूसरा ये कि मदद के लिए मांग रहे हैं, और फिर रोग स्टेट वाली बात अमेरिका का बनना। जी नहीं, तो अमेरिका तो हमेशा उसने, आप उसको रोग स्टेट कह लें या आप उसको हेजमोनिक स्टाइल कह लें, लेकिन बहरहाल जब आप दुनिया में किसी कानून, इंटरनेशनल कानून की पासदारी ही नहीं करेंगे, आप बेलगाम हो जाएगा कोई भी मुल्क, तो रोग स्टेट कहलाएगा हकीकतन। तो डेफिनेशन तो देखें, न्यूयॉर्क बड़ा बहुत एक नाम वाला दुनिया का अखबार है, तो लिहाजा वो कोई उस पर तो कोई इतराज करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, इसलिए कि जितनी अब मसला किधर से उठा है। अगर आपके पास वक्त तो खैर कम है, चल एक आधा मिनट लगा लेता हूँ। मसला तो असल ये है कि बेल्फोर जो डिक्लेरेशन हुआ, जब फ़लस्तीन के साथ जो ज्यादतियां हुई, 22% उनके पास जमीन रह गई, बाकी इजराइल हड़प कर गया, और इजराइल कहता है कि नाइल से लेकर यूफ्रेट तक कभी हम दोबारा हड़प करेंगे। असल तो मामला ये है, और अमेरिका उसका साथ दे रहा है। तो रोग स्टेट इसलिए हो गया कि जब भी यूनाइटेड नेशंस में कोई रेजोल्यूशन जाती है, या ICJ का या ICC का, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कोई भी फैसला होता है, उसको मानते नहीं, तो रोग स्टेट हो गया। ये बात दुरुस्त है। दूसरी बात आ जाती है यहाँ कि चाइना और रशिया से इसलिए आस और उम्मीद लगाई जा रही है कि वो समझते हैं, रशिया तो खैर इस मामले में उसका वो बेनिफिशरी है रशिया, लेकिन जाहिर है वो बेनिफिशरी नहीं रहेगा अगर ईरान को बिल्कुल उन्होंने कहते हैं 2 दिन में $6 बिलियन का जो है तेल बेचा रशिया ने। जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेनिफिशरी है। और दूसरा ये कि रशिया के अहदाफ जो यूक्रेन में जल्दी पूरे हो जाएंगे, इसीलिए जो वहाँ की यूरोपियन यूनियन की सरबराह हैं फॉरेन अफेयर्स की, वो रो रही हैं। वो कह रही हैं कि ये तो अभी रशिया जो है वो इस मामले में अपना हेजमोनिक सिलसिला कर रहा है, और जो अमेरिका ने जो ये काम किया है, रशिया को इससे फायदा हो गया है, और अब ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल अब आ जाते हैं चाइना का। तो टोटल 13% ऑयल जो है इस स्टेट फार्मेस से गुजरता है, और टोटल मिडिल ईस्ट से 33% ऑयल जाता है यहाँ से। तो जाहिर है उन्होंने सोचा कि चाइना का नुकसान हो रहा है, लेकिन चाइना का 90 दिन का रिजर्व बड़ा पक्का होता है, और चाइना को अल्टरनेट रूट से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। चाइना इस मामले में चाहेगा कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकल आए, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा फायदा हो गया चाइना, रशिया और इस पूरे खित्ते का, कि जो सफर तय होना था ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ का अगले 10 से 15 से 20 साल में, अब वो बहुत तेजी से सफर शुरू हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।